नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो मतभेद और जो मुठभेड़ अभी चल रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों हमास हज़ारों की संख्या में रॉकेट्स गाज़ा पट्टी से इज़राइल के ऊपर दाग रहा है और क्यों इज़राइल भी उसको एयर स्ट्राइक करके उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले हम इसकी भूगोलीय स्थिति को समझेंगे, उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री को समझेंगे एंड देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारे देश यानी कि भारत पे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इज़राइल और फ़लस्तीन की स्थिति को। भूगोलीय स्थिति समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इज़राइल के ईस्ट साइड में और साउथ वेस्ट साइड में दो हिस्से अलग अलग हैं। जो ईस्ट वाला हिस्सा है उसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जेरूसलेम स्थित है, और जो साउथ वेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे है गाजा पट्टी। सो ये जो दोनों हिस्से हैं, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये दोनों क्षेत्रों को मिला के जो बनता है उसे फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता है। अभी के जो हालात हैं वैसे सेम हालात सन 2021 में भी पनपे थे। बहुत ही गोलाबारी और एयर स्ट्राइक वगैरह दोनों तरफ से हुआ था, लेकिन उस समय मामला थोड़ा ठंडा था। अभी मामला संगीन हो चुका है। सो चलिए हम विस्तार में समझते हैं कि क्यों है ये लड़ाई और क्या है इसके पीछे उद्देश्य। जो ईस्ट और साउथ वेस्ट हिस्सों के बारे में हमने बात किया था, उसमें जो साउथ वेस्ट हिस्सा है जहाँ पे गाजा पट्टी है, वहाँ पे हमास जो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। और जो ईस्ट में जो जेरूसलेम का पार्ट है जिसे वेस्ट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी जो है वो अपनी सरकार चलाती है। साल 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फ़लस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया था। इस इवेंट के बाद से यानी कि 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ और तब से लेकर आज तक दोस्तों फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में संघर्ष जारी है। तो हम लोग अगर हिस्ट्री की बात करें और वर्ल्ड वॉर का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसमें ऑटोमन साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटेन ने जो हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था उसको हम लोग फ़लस्तीन नाम से जानते हैं। अभी पहले हम लोग संक्षेप में ये समझ लेते हैं कि ये ऑटोमन एम्पायर क्या था। सो हिस्टोरिकली या बोलचाल की भाषा में भी अगर आप देखो तो जो टर्किश एम्पायर था उसको हम ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। सो ये लोगों ने 14 से लेकर 20th सेंचुरी तक राज किया और इनका जो एरिया था वो मेजरली यूरोप, साउथ ईस्ट यूरोप का हिस्सा था, देन इनके पास वेस्टर्न एशिया का हिस्सा था एंड देन नॉर्दर्न अफ्रीका का भी हिस्सा इनके कंट्रोल में था। अभी हम जिस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं ये उस समय की बात है जब इज़राइल का अस्तित्व नहीं हुआ करता था, विच मीन्स कि वेस्टलैंड से लेके गाजा पट्टी तक का जो हिस्सा था वो पूरा का पूरा फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता था। इस समय यहाँ पर जो मेजॉरिटी के लोग थे वो या तो अरबी थे या तो जूस थे, जूस यानी कि यहूदी थे। तो जैसे जैसे समय बीता, अरबी लोगों ने अपने लिए एक नए देश को बनाने की मांग की। नया देश तो नहीं, आप कह सकते हैं कि जिस हिस्से में वो रहते थे उन्होंने कहा कि हम इसी को एक देश का नाम दे देते हैं, और जो नाम उन लोगों ने प्रपोज किया वो था फ़लस्तीन। सो जैसे ही उन्होंने इस देश की मांग करी, साथ ही साथ यहूदी भी स्टार्ट हो गए कि भाई हमको भी अपना एक नया देश चाहिए। सो उन्होंने भी अपने अपने देश की मांग स्टार्ट कर दी और वहां से स्टार्ट हुआ था, मीन सन 1947-48 के आसपास स्टार्ट हुआ था जो वॉर, जो मतभेद जो स्टार्ट हुआ था वो आज तक चल रहा है। और लेटेस्ट अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो 7 अक्टूबर को गाजा ने बहुत सारे रॉकेट्स इसराइल के ऊपर छोड़े हैं। तो हम वहां पे भी आएंगे। अभी पहले हिस्ट्री को और डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। अभी अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों का भी इसके अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो जैसे ही यहूदियों ने एक नए देश की मांग करी, अंग्रेजों को लगा कि अब हालत हमारे हाथ से निकलती जा रही है, मामला बिगड़ता जा रहा है। तो उन्होंने जो भी लोकेशन थी, इज़राइल बोल दो, फ़लस्तीन बोल दो, उनको उनके हिसाब से छोड़ दिया और वो लोग वहां से चले गए। जैसे जैसे समय बीता, यहूदियों के जो नेता थे उन नेताओं ने अपने देश की जो मांग थी, एक देश बनाने की मांग, उस पे वो लोग अटल हो गए, एकदम से अड़ गए उस पे वो। तो इस चीजों का जो विरोध था वो फ़लस्तीन्स जो थे उन्होंने इसका विरोध किया। आसपास के अरब देशों ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया और उसके चलते कुछ कुछ फ़लस्तीन्स जो थे उन लोगों को अपना जो घर था, सब कुछ था, वो सब छोड़ के वहां से जाना पड़ा, क्योंकि जो इज़राइल था वो हावी हुआ और उसने काफी हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो अरब कंट्रीज और इज़राइल के बीच में जो फाइट हुई,
उसके बाद जो हमें एक मैप में कुछ हेर-फेर हुआ, उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो जॉर्डन ने जो वेस्ट बैंक का हिस्सा था, उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। जो गाज़ा पट्टी है, जो कि साउथ वेस्ट साइड में है, उस पर इजिप्ट ने अपना कब्ज़ा कर लिया। और जो वेस्ट बैंक का जो जेरूसलेम नाम का हिस्सा है, जो उसके वेस्ट साइड में है, उसका जो कंट्रोल था वो हो गया इज़राइल के पास। ठीक है? इसके बाद आता है 6 दिन का वो पीरियड जिसने पूरे मिडल ईस्ट के नक्शे को ही बदल दिया था। ये 6 दिन स्टार्ट होते हैं 5th जून 1967 से और खत्म होते हैं 10th जून 1967 पर। इसमें इज़राइल की फाइट होती है अपने पास के 3 अरब नेशंस के साथ और इस फाइट के बाद जो इज़राइल का नक्शा है वो अपने ओरिजिनल आकार से 3 गुना हो जाता है। तो इस जो फाइट है उसको थर्ड अरब इज़राइल वॉर भी कहते हैं। इसके पहले की जो 2 वॉर्स हुई थी, वो हुई थी 1949 में और दूसरी हुई थी 1956 में। इज़राइल और अरब जो नेशंस थे, उनके पास एक दूसरे को हेट करने के काफ़ी सारे रीज़न्स थे और वो एक दूसरे पर शक भी काफ़ी किया करते थे। इज़राइल और बाकी के जो अरब नेशंस हैं, उनके बीच में कोल्ड वॉर तो चल ही रही थी। 1950 के दशक में, 1960 के दशक के स्टार्टिंग हाफ में भी उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। बट ये जो कोल्ड वॉर था, इसमें एक आग थी। इस आग में जो तेल डालने का काम किया है, वो किया है विश्व की कुछ पावरफुल कंट्रीज़ ने। इसमें सबसे पहला नाम आता है सोवियत यूनियन का, जिन्होंने इजिप्ट को एयरफोर्स का पूरा इक्विपमेंट्स दे दिया। उसी समय इज़राइल के जो रिलेशंस थे वो यूएस के साथ अच्छे तो थे, बट जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का लेन-देन है वो नहीं होता था। इजिप्ट की मदद तो सोवियत यूनियन कर चुका था। इज़राइल की मदद यूएस कर नहीं रहा था क्योंकि मिलिट्री सामान का लेन-देन था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए और इस कोल्ड वॉर से हट के जब भी वॉर हो उसके लिए प्रिपेयर्ड रखने के लिए फ्रांस से उन लोगों ने खरीदे एयरक्राफ्ट्स और ब्रिटेन की सहायता से उन लोगों ने अपने कंट्री में बुला लिए टैंक्स। सो वो भी हो गए पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार। नाउ आखिरकार सवाल ये आता है कि ये जो 6 दिन की लड़ाई थी, ये हुई क्यों थी? सो उसको हम समझते हैं संक्षेप। तो ये 6 दिन की जो लड़ाई थी, उसका मेन मुद्दा था पानी। पानी पीने के लिए नहीं, परंतु इज़राइल जो पानी के रास्ते अपने शिप्स भेजता था, उस पे इजिप्ट ने रोक लगा दी। कैसे लगाई थी वो मैं आपको समझाता हूँ। वहाँ पे एक है सुएज़ कैनाल, वहाँ पे जो उस टाइम के इजिप्ट के रूलर थे मिस्टर नासिर, उन्होंने उसको नेशनलाइज़ कर दिया, जिसके चलते उन्होंने किसी भी दूसरी कंट्री मेजरली इज़राइल के जो भी शिप्स थे, उनका आना-जाना बंद करा दिया। इज़राइल का दूसरा जो रास्ता था, वो होता जाता था स्ट्रेट्स ऑफ तिरान के होते हुए रेड सी की तरफ। तो इजिप्ट के जो रूलर थे, उन्होंने उस रास्ते पे भी रोक लगवा दी। ये था उस समय का मुद्दा जिस पर उन लोगों की कोल्ड वॉर से वॉर होना स्टार्ट हो चुकी थी। इज़राइल भी हार मानने वाली कंट्रीज में से नहीं था, तो उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, एक सिनाई पेनिनसुला नाम की जगह है जिस पे उसने अपना कब्जा जमा लिया और वो अपने जो शिप्स थे वहां से वो भेजने लगा। बट ये काम थोड़े समय तक चला। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का एक पीस कीपिंग फोर्स इफेक्ट में आया, जिसके चलते दोनों कंट्रीज को साथ में बैठाकर ये निष्कर्ष निकाला गया कि समुद्री रास्ता जो इजिप्ट ने रोक रखा है वो ऐसे रोक नहीं सकता है और उसको फ्री मूवमेंट वहां से अलाउ करना पड़ेगा। सो ये निष्कर्ष निकला, बट प्रॉब्लम उसके बाद भी थी। इजिप्ट के जो रूलर थे मिस्टर नासिर, उन्होंने यूएन के जो फोर्स वहां पे थे उन्हें वापस भेज दिया और फिर से उन्होंने इजराइल के शिप्स को वहां से निकलना बंद करा दिया। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे मिस्टर जॉनसन। उन्होंने काफी कोशिश करी कि डिप्लोमेटिकली या किसी भी तरह से इन दोनों कंट्रीज को मैं साथ में ले आऊं ताकि वर्ल्ड वॉर और ना हो जाए, बट देन ही फेल्ड। और अंत में जब उन्होंने 26 में 1967 को एक मीटिंग करी, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट किया कि भाई अब इजराइल नहीं रुकेगा, नाउ इट विल कम वेरी हैवीली और अब एक वॉर होगा ही होगा। फिर आता है 5 जून 1967, जब इजराइल अपने कॉम्बैट मिसाइल्स भेजता है और इजिप्ट के जो 480 करीब जो एयरक्राफ्ट रखे होते हैं उसमें से लगभग 280-286 एयरक्राफ्ट को वो नेस्त नाबूद कर देता है और शुरू होता है ये युद्ध। ये 6 दिन की ऐतिहासिक लड़ाई को इजराइल जीत लेता है और इस जीत के साथ ही वो कब्जा कर लेता है सिनाई के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर, गोलान हाइट्स के ऊपर और गाजा के ऊपर। सो इजराइल का जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है आफ्टर दीज 6 डेज। मामला यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं था। इसके बाद आता है 6 अक्टूबर सन 1973, जब होती है यौम किपुर की वॉर। अभी यौम किपुर क्या है?
यहूदियों का जो एक कैलेंडर होता है उसके अंदर यौम किपुर सबसे ज्यादा होली डे माना जाता है पूरे साल के अंदर। उस दिन वो लोग अपने पिछले साल में जो भी पाप उन्होंने किए हैं, जो भी सिन उन्होंने किए हैं, उसके लिए भगवान से और अपने जानने पहचानने वाले लोगों से माफी मांगते हैं। इसे डे ऑफ अटॉनमेंट भी कहा जाता है। बट देन 6 अक्टूबर 1973 व्हेन इट स्टार्टेड अगेन, इजिप्ट और सीरिया साथ में मिलकर अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर। स्टार्टिंग में इसराइल को बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वॉर। बट देन जैसे तैसे वो अपने सारे मिलिट्री को इकट्ठा करते हैं और खदेड़ देते हैं फिर से इजिप्ट और सीरिया को, और फिर से जीत के ही बाहर निकलते हैं। 1973 की वॉर के बाद लगभग 6 साल तक छोटे मोटा मतभेद वगैरह चलता रहता है। बट देन उसके बाद सन 1979 में फाइनली इजिप्ट और इसराइल को समझ में आ जाता है कि भाई लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा। सो एक संधि उन दोनों के बीच में होती है, जिससे 1949 से जो 30 साल पुरानी जो उनकी लड़ाई स्टार्ट होती है वो फाइनली खत्म होती है। लेकिन अभी भी पैलेस्टीन और इसराइल की जो लड़ाई है वो चल रही है। सो वो कैसे चल रही है वो मैं आपको समझाता हूँ। 1979 में जो संधि हुई थी वो इजिप्ट और इसराइल में हुई, लेकिन आसपास के प्रांत तो लड़ाई करने वाले थे, वो तैयार थे लड़ाई करने के लिए। सो सन 1982 में और सन 2006 में लेबनान के साथ फाइट होती है इसराइल की, जिसमें लेबनान का एक ग्रुप है जिसे हिजबुल्लाह भी कहते हैं। वो लोग हैं शिया मुस्लिम्स, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उन लोगों ने अटैक किया इसराइल पे फिर से। जब उन्होंने हमला किया तो हमला किया उन लोगों ने रॉकेट के साथ, और साथ ही साथ जो इसराइल के 2 सैनिक थे उन लोगों को भी, बेचारों को वो लोग अपने साथ बंदी बना करके लेके चले गए। अपने सैनिकों को बचाने के लिए इसराइल को पलटवार करना बेहद मतलब वाजिब था, तो उन्होंने पलटवार किया। लेबनान के साउथ हिस्से पर उन लोगों ने अटैक किया। ये जो फाइट था ये करीबन 30 से 34 दिन तक चला, और इसमें हजारों की संख्या में जो लेबनीज थे वो मारे गए, और करीब करीब 9 से 10 लाख लेबनीज को उस एक हिस्से से हटा के दूसरे हिस्से तक ले जाया गया ताकि उनकी जान बच सके। इसराइल की ये बात अच्छी थी कि जैसे ही वॉर खत्म होता था, मीन्स सामने वाला कंट्री अगर अपनी हार स्वीकार कर लेता था, तो वो अपने ट्रूप्स को लेकर के वहां से पीछे हट जाते थे। तो इस फाइट में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही लेबनीज ने बोला कि नहीं भाई हमसे ना हो पाएगा, तो इसराइल ने अपने ट्रूप्स पीछे किए और फिर से शांति हो गई। अब हम सीधे आ जाते हैं साल 2023 में, जब हमास नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन इसराइल के ऊपर अटैक कर देता है, रॉकेट्स भेज देता है वहां पर। बहुत खतरनाक ये अटैक हुआ है। सो अभी हम देखते हैं कि इसराइल की जो लड़ाई थी वो इजिप्ट से थी, सीरिया से थी, देन पैलेस्टीन से उनकी लड़ाई हो रही थी, लेकिन ये हमास एकदम से बीच में कहां से आ गया। सो हम समझते हैं पहले हमास क्या है। तो हमास जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक मिलिटेंट ग्रुप आप बोल सकते हैं, जिसका सिर्फ एक मोटो है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल। ये एक ही उद्देश्य से आए हैं। इनका जो कंट्रोल है वो गाजा स्ट्रिप के आसपास के एरिया पे है, और वहीं से ये लोग ऑपरेट करते हैं और इसराइल के ऊपर परेशानी लाने की कोशिश करते हैं। हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी साल 2007 में, विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव कि हमें इसराइल को नेस्तो नाबूद करना है। तब से लेकर अभी तक ये काफी छोटे बड़े अटैक्स इसराइल के ऊपर कर रहे हैं। बट देन जो सबसे बड़ा अटैक इन्होंने किया है वो हाल ही में किया है सन 2023 अक्टूबर में, जिसके चलते फिर से एक न्यूज आया है कि हमास और इसराइल का लड़ाई चल रहा है। ये लोग रॉकेट फेंक रहे हैं, वो लोग रॉकेट फेंक रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अभी ये लड़ाई क्यों चल रही है। अभी आता है सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि भाई ये लड़ाई अभी क्यों हो रही है, क्या रीजन है इस लड़ाई का। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। जैसा मैंने बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2007 में हुआ था, और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमें इसराइल को खत्म करना है। तब से उन्होंने काफी छोटे बड़े अटैक किए, ऐसा नहीं कि उन्होंने अटैक नहीं किए। जो मेन रीजन है इस लड़ाई का इतना बड़ा होने का वो है कि ये जो अटैक उन्होंने किया है ये विदाउट एनी वार्निंग उन लोगों ने अटैक किया है। यूजुअली क्या होता है, जब भी कुछ नेशन एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो एक वार्निंग सिग्नल दिया जाता है। बट देन यहाँ पर उनके जो ट्रूप्स थे वो इन्फिल्ट्रेट करके अंदर घुस गए, उन लोगों ने एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। तो जवाब में इसराइल ने भी अपना एयर स्ट्राइक किया।
एंड नाउ द स्टेटमेंट जो इज़राइल दे रहा है वो ये कह रहा है कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप है गाज़ा के स्ट्रिप के ऊपर, हम लोग उनको टारगेट कर रहे हैं और हम लोग उनको मार रहे हैं। एक बार फिर से आपको मैं वो 6 दिनों की लड़ाई पर लेके जाना चाहूँगा जो 1973 में हुई थी। अगर आपने इस वीडियो में डेट्स ध्यान से सुनी है, तो मैंने कहा था कि 1973 की जो लड़ाई हुई थी, वो ज्यूस के सबसे पवित्र दिन पे हुई थी। वो था 6th ऑफ अक्टूबर। अभी अगर आप करंट सिनेरियो में आएँगे, जो साल 2023 चल रहा है, तो एग्ज़ैक्टली 50 साल और 1 दिन के बाद ये अटैक फिर से हुआ है। सो जो डेट्स है, उसका काफ़ी बड़ा लॉजिक है यहाँ पर इस पूरी लड़ाई में। तो इज़राइल पे अटैक करने का सबसे बड़ा एक ये भी रीज़न है कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मार्केट इकोनॉमी है, वहाँ पे मतलब कट डायमंड्स वगैरह है, हाई टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स है और जो फार्मास्यूटिकल्स है जिनका ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मीन्स नेशन वाइज़ अगर आप देखेंगे तो इनका जो इनकम है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा जो होता है यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इज़राइल को अगर एक्वायर कर लिया, तो ऑटोमैटिकली ये सारी चीज़ें आ जाएँगी और आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। सो दिस इज़ अनदर रीज़न जो इज़राइल के ऊपर बार-बार अटैक्स होता है। अभी आता है एक और अहम सवाल। आप सभी ने सुना होगा कि इज़राइल की जो इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज़ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पूरे मिडल ईस्ट में। फिर भी उनके ऊपर ये अटैक हुआ और उनको पता नहीं पड़ा ऐसे कैसे? इसका भी हम लोग एक जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। जो वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसका नाम है शिन बेट और वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका नाम है मोसाद। तो मोसाद जो एजेंसी है, उनका काम है पूरी जो इंटेलिजेंस की कलेक्शन करना, पूरी रिपोर्ट निकालना। देन कॉवर्ट ऑपरेशंस जो होते हैं, वो लोग ये एजेंसी जो है ये करती है एंड जो काउंटर टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ होती है, वो भी मोसाद ही वहाँ पर करती है। ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो सीधे इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको रिपोर्ट्स देते हैं। मीन्स इन अ वे अगर मैं सिंपल में बोलूँ तो उनको रिपोर्ट करते हैं। अभी जो बॉर्डर है इज़राइल और आस-पास के देशों की, वहाँ पे मोशन डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, टीम्स वहाँ पे पेट्रोलिंग करती है। बट देन फिर भी इतना बड़ा अटैक उन पर हो गया, तो इसके लिए हम कहेंगे कि ये जो वहाँ की इंटेलिजेंस है, उसका एक फेलियर है। अभी हम पूरी हिस्ट्री समझ चुके हैं कि ये लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई थी और अभी तक लड़ाई क्यों हो रही है। लेकिन हमें संक्षेप में ये भी ज़रूर समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज़ द फ्यूचर? आगे क्या होने वाला है? हमास के जो मिलिट्री कमांडर हैं, उन्होंने पूरे पैलेस्टीन और जो अरब नेशंस हैं आस-पास के, उनको ये प्रस्ताव भेजा है कि भाई अभी हम लोग इज़राइल को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। बट देन द पॉइंट इज़ कि जो बाकी के नेशंस हैं, यानी कि जो वेस्ट बैंक में जो ईस्ट जेरूशलेम का हिस्सा है, बाकी पैलेस्टीन्स रीजन्स जो हैं और जो बाकी अरब रीजन्स जो हैं, क्या वो इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरा हमें इससे ये समझ में आता है कि इज़राइल की जो एक लड़ाई है, वो अभी चल रही है। नाउ जो हिज़्बुल्लाह है, जो हमने देखा लेबनीज़ जो एक एजेंसी है या ऑर्गेनाइज़ेशन है, उन लोगों का भी इनके ऊपर अटैक करना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो हो सकता है वो लोग भी इनके ऊपर अटैक कर दें और इज़राइल पूरी तरह से खत्म हो जाए। बट देन ये तो वक़्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। हम तो यही चाहेंगे कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि पूरा देश और पूरी दुनिया में एक शांति का माहौल बना रहे। अब आता है एक अहम सवाल। इस लड़ाई से क्या हिंदुस्तान का कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा? तो इसका जवाब भी दे देते हैं। अगर ये दोनों ऑर्गेनाइज़ेशन आपस में लड़ते रहें तो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बट देन अगर हिज़्बुल्लाह और ईरान जैसे जो ऑर्गेनाइज़ेशन और जो देश हैं, वो भी इस लड़ाई में अगर शामिल हो जाते हैं, तो जो सिक्योरिटी है पूरे वेस्ट एशियन रीजन का, वो एक तरीके से हिल जाएगा और इंडिया का जो एनर्जी सप्लाई है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इकोनॉमिक्स है, वो बहुत ही गंदे तरीके से हिलने वाला है क्योंकि ऑयल वगैरह सब कुछ चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। अंत में मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग चाहते हैं कि पूरे दुनिया में पीस रहे, सब लोग आराम से रहें, बट देन जो करंट सिचुएशन चल रही है, इससे कैसे निपटा जाए? आप लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप बताएँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इस वीडियो से हमें एक ये सीख मिलती है कि आप कितने भी कट्टरवादी लोगों के आमने-सामने आएँगे, आप अपनी आवाज़ उठाना बंद ना करें, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएँगे तो आप दबे के दबे रह जाएँगे। जैसे इज़राइल ने आवाज़ उठाई और वो अभी तक अस्तित्व में है। अगर वो स्टार्टिंग में ही अगर जूस मान लेते,
और जो अरब्स कह रहे थे कि हम पैलेस्टीन इसको नाम दे देंगे, तो अगर उसको स्टार्टिंग में ही पैलेस्तीन नाम दे दिया जाता, तो शायद इज़राइल आज होता ही नहीं। अगर इज़राइल नहीं होता तो इतने सारे खैर लड़ाइयाँ भी नहीं होती, बट देन उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने अपनी एक कंट्री की माँग करी, एक कंट्री उनके नाम पे हुई, जिसको वो आज तक सँभाल रहे हैं। सो आप भी आवाज़ उठाइए और आगे बढ़ते जाइए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी मदद मिली है, थोड़ा-सा भी आपको जानकारी मिली है जो आप ढूँढ रहे थे, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे और इसके अलावा ट्रैवल के और भी वीडियोज़ आप देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट सेटल फॉर एवरेज बिकॉज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।